हम्म। नमस्कार प्यारे साथियों, साध्य पीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग शिक्षक भर्ती और सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए स्पेशल एमसीक्यू करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री को लेके। अब ऐसे ही हमारा एमसीक्यू होगा, है ना। अब सोमवार से कंटिन्यू आपका 5 से 6 बजे इंडियन जीएस की एमसीक्यू की क्लासेस होगी और इंडियन जीएस से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, नए नए प्रश्न, ऑथेंटिक प्रश्न और स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगी, ठीक है। और आपको इंडियन जीएस में टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं होगी, है ना। तो मैं इंडियन जीएस वाले जो पोर्शन होगा उसको बहुत अच्छे से कवर करवाने की कोशिश करूंगी, चाहे आप सहायक शिक्षक वाले हों या शिक्षक भर्ती कला संकाय वाले हों, ठीक है। तो आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। मैं इसमें आपका थ्योरी के साथ साथ, है ना, आपको कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगी। तो जब मैंने आपको पिछले क्लासेस में सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड, है ना, कुछ थ्योरी पोर्शन बताया था और साथ ही साथ मैंने उसमें एमसीक्यू भी करवाया हुआ है। तो आज मैं थोड़ा सा आप लोगों को, है ना, वैदिक सभ्यता के बारे में थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन पढ़ाऊंगी, ताकि आप लोग वैदिक सभ्यता से संबंधित जितने क्वेश्चन है ना उसको आप लोग आसानी से बना पाओ, ठीक है। गुड इवनिंग सभी को। रुको, आप लोग का कमेंट दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं इसको ठीक। चलो अभी ध्यान देते हैं, अभी पढ़ाई करते हैं। आप लोग का जो भी क्वेश्चन होगा ना उसको हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। क्या क्वेश्चन दिया गया है भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। तो एकदम सरल क्वेश्चन जो कि आपके समझ दिखाई दे रहा है, चौंदड़ो के पास दिखाई दे रहा है आपका कोर दीजी, सौगौरा और देसलपुर, ठीक है। ये सारे जो है आपके, है ना, ऐसे स्थल हैं कि इसमें से सिंधु घाटी सभ्यता की स्थल है, इसमें से एक ऐसा स्थल है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है। आपको इसकी पहचान करना है और आंसर जो है वो देना है। तब तक आप लोग घर में बैठ के इसका आंसर सोचिए, तब तक मैं आप लोगों को वैदिक सभ्यता के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ, ठीक है। पिछले क्लासेस में जब मैंने महामैराथन लिया था तो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड मैंने थ्योरी पोर्शन बताया हुआ है। तो आज मैं थोड़ा सा वैदिक सभ्यता के बारे में, है ना, थोड़ा थ्योरी पोर्शन करवा देती हूँ, फिर हम लोग आराम से जो है वो वैदिक सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, चलिए। वैदिक सभ्यता, तो आपका जो वैदिक सभ्यता है ना, इसे हम दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। एक है आपका ऋग वैदिक काल, और दूसरा है आपका उत्तर वैदिक काल। थोड़ा सा एक सामान्य परिचय हम देख लेते हैं, ताकि इससे रिलेटेड जब आपका क्वेश्चन आएगा तो उसे आप लोग सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। और इसका जो टोटल टाइम पीरियड है 1500 से 600 ईसा पूर्व। अगर मैं ऋग वैदिक काल के टोटल टाइम पीरियड की बात करूं तो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व, जिसको आप लोग बीसी लिख सकते हैं। उसी तरह उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड होगा 1000 से 600 ईसा पूर्व, जिसे आप लोग बीसी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है, ये जो ऋग वैदिक काल की जो जानकारी है, ऋग वैदिक काल को आप पूर्व वैदिक काल भी बोल सकते हैं। पूर्व वैदिक काल, ऋग वैदिक काल को आप क्या बोल सकते हैं, पूर्व वैदिक काल बोल सकते हैं। और इस ऋग वैदिक काल की जो जानकारी है हमें ऋग्वेद से मिलती है, ठीक है। ऋग्वेद से हमें ऋग वैदिक काल की जानकारी जो है हमें मिलती है।
उसके अलावा अगर मैं बात करूं उत्तर वैदिक काल की जो जानकारी है हमें कहां से मिलती है, तो उत्तर वैदिक काल की जो जानकारी है हमें यजुर्वेद प्लस सामवेद प्लस अथर्ववेद से हमें किसकी जानकारी मिलती है भाई, उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती है। तो जब भी आप वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं ना, तो दोनों में आपको अंतर पता होना चाहिए कि ऋग वैदिक कालीन जो समाज थी इसकी स्थिति कैसी थी, उत्तर वैदिक कालीन समाज की स्थिति कैसी थी। दोनों समाज में बहुत ही ज्यादा अंतर होता है। तो आज मैं सबसे पहले आपको है ना ऋग वैदिक काल के बारे में बताऊंगी, लेकिन अभी फिलहाल हमें पूरी वैदिक सभ्यता का एक सामान्य परिचय आपको बताते हुए चल रही हूँ। ठीक है, ओके। गुड इवनिंग सभी बच्चों को, गुड इवनिंग। सभी बच्चे ध्यान देंगे। तो आपका जो ऋग वैदिक काल है, ठीक है, या वैदिक सभ्यता है, ये जो वैदिक सभ्यता है आपकी ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता, आपको ना वैदिक सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के साथ कंपेयर करते हुए चलना है। आपकी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो थी शहरी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पश्चात एक नवीन सभ्यता की शुरुआत होती है, उसे हम लोग कहते हैं वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, ये भी तो हमें ज्ञात होना चाहिए ना। तो वैदिक सभ्यता के बारे में हम आर्यों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता में हम आर्यों के बारे में पढ़ते हैं, आर्यों के बारे में पढ़ते हैं भाई। और ये जो आपका आर्य शब्द है ना, आर्य शब्द का मीनिंग क्या होता है, तो आर्य शब्द का मीनिंग होता है श्रेष्ठ या कुलीन, श्रेष्ठ या कुलीन। तो आर्य शब्द का मीनिंग क्या होता है, आर्य शब्द का मीनिंग होता है भाई श्रेष्ठ या कुलीन। ये जो आर्य थे ना, आर्य जो है वो हमारे देश की नहीं है, आर्य जो है वो मध्य एशिया के निवासी हैं, जो कि चारागाह की तलाश में, दाना पानी की तलाश में हमारे देश की ओर आते हैं। क्योंकि आपको पता है वहां पर ना उनके जो पशु थी, गायों के लिए चारागाह की कमी थी, वहां पर उनके लिए भी भोजन के उचित प्रबंधन नहीं हुआ करते थे, क्योंकि वो बर्फीले प्रदेश में रहते थे, जिसकी वजह से है ना खान पान की उचित व्यवस्था नहीं होने की वजह से वो आर्यों का एक झुंड हमारे प्रदेश की ओर आया। इसी को हम लोग बोलते हैं आर्य। और आर्य आए और इन्होंने है ना पश्चिमोत्तर भारत क्षेत्र में सप्त सैंधव क्षेत्र में बसना प्रारंभ किया। ये इनकी ऋग वैदिक काल यानी कि पूर्व वैदिक काल की प्रारंभिक स्थिति थी। ये आर्यों की प्रारंभिक स्थिति थी जहां पर उन्होंने वहां पर रहना स्टार्ट किया। ठीक है, फिर धीरे 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 इनकी जो रहने की कंडीशन है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति में धीरे से बदलाव होगा। ओके, तो मैं वही चीजों को पूरा आप लोगों को अभी समझा रही हूँ। ठीक है, चलिए, तो वही चीजों को पूरा अभी कंटिन्यू बताते हुए चलूंगी मैं आप लोगों को। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट पेज में इसे लिख लेते हैं। तो मैंने क्या कहा कि जो आर्य है ना, आर्य है, आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। और आर्यों की जो भाषा थी, आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों की भाषा क्या थी, संस्कृत थी। आर्य जो है वो संस्कृत बोलते थे। ठीक है, अब ये आर्य कहां से आए थे उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। आर्य जो आए थे ना, मान लो पर्वत बनाते हैं यहाँ पे, ये आपका ये पर्वत हो गया, ये जो पर्वत है आल्पस पर्वत के बीच में है आपका मध्य एशिया। ठीक है, और मध्य एशिया से आर्य जो है वो चलकर हमारे भारत भूमि की ओर आए थे। ठीक है, ये आए थे भाई, और ये जो है हमारा पश्चिमोत्तर भारत वाला एरिया। ठीक, ये जो है हमारा पश्चिमोत्तर भारत वाला एरिया, यानी कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा,
जो प्रारंभिक आर्य हैं उनका निवास स्थान अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब और हरियाणा वाले क्षेत्र में प्रारंभिक आर्य जो है वो निवास करते थे। ठीक है, और यहाँ पर जो वो निवास करते थे ना, ये वाला जो आपका क्षेत्र है, इस क्षेत्र को बोला जाता था उस दौरान सप्त सैंधव प्रदेश। क्या बोला जाता था इसको? सप्त सैंधव प्रदेश बोला जाता था, सप्त सैंधव प्रदेश। और ये जो सप्त सैंधव प्रदेश का अर्थ क्या होता है? सप्त सैंधव प्रदेश का अर्थ होता है 7 नदियों की भूमि। ठीक है जी, तो ये 7 नदियों के बारे में भी मैं आप लोगों को अच्छे से अभी बताने वाली हूं। ठीक है, तो आर्य जो है वो मध्य एशिया से आए भाई हमारे पश्चिमोत्तर भारत की ओर, क्योंकि वो चारागाह और अपने भोजन की उचित व्यवस्था के लिए इधर आए थे। और ये जो आपको पर्वत दिखाई दे रहा है ना, ये जो पर्वत है वो आल्पस पर्वत है। आल्पस पर्वत का जो पूर्वी भाग है उसमें स्थित था मध्य एशिया। और ये जो मध्य एशिया है ना, ये जो मध्य एशिया है आज इसे कहा जाता है यूरेशिया। मध्य एशिया को कहा जाता है यूरेशिया, यानी कि यूरेशिया क्या है? यूरोप एवं एशिया के बीच का क्षेत्र मध्य एशिया कहलाता है। यूरोप एवं एशिया के बीच का जो क्षेत्र है वो कहलाता है मध्य एशिया। तो आर्य आए भाई बढ़िया से, है ना, और इस पश्चिमोत्तर जो भारत वाला एरिया है उसमें इन्होंने निवास किया। तो बोला जाता है कि जो प्रारंभिक आर्य थे उनका निवास स्थान सप्त सैंधव प्रदेश था। लेकिन जब हमारा उत्तर वैदिक काल आएगा ना, तो इनकी स्थिति में परिवर्तन होगा। धीरे 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 आगे बढ़ेंगे और इनका जो है ना स्थिति हो जाएगी वो गंगा यमुना दोआब तक हो जाएगी। ठीक है, ये उत्तर वैदिक काल की स्थिति। इसलिए हमें ना दोनों स्थितियों को अलग अलग पढ़ना पड़ता है। शुरू में आर्यों की स्थिति कैसी थी, इनकी सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन कैसे था, और बाद में क्या बदलाव होता है, तो दोनों बदलावों को हमें पढ़ना रहता है। कई बच्चे लोग जो होते हैं वो वैदिक सभ्यता को एक साथ पढ़ देते हैं। हमें एक साथ नहीं पढ़ना है, हमें जो ऋग वैदिक काल है और उत्तर वैदिक काल है दोनों में डिफरेंशिएट करते हुए पढ़ना पड़ेगा, तभी हम चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, अब सप्त सैंधव प्रदेश का मैंने नाम लिया, तो सप्त सैंधव प्रदेश इसको क्यों कहा जाता है, इसका भी तो कोई ना कोई मतलब होगा ना। तो सप्त सैंधव प्रदेश का मतलब होता है आपकी 7 नदियों की भूमि। और 7 नदियों को याद करने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है, तो इसे आप लोग याद करोगे S3V² PA। कैसे याद करोगे? S3V² PA। चलिए इसको हम लोग याद करते हैं। तो S से हो जाएगा आपका, है ना, सिंधु नदी। सबसे पहले याद करना है आपको सिंधु नदी। दूसरा याद करना है आपको सरस्वती, सिंधु सरस्वती, उसके बाद शत्रुदी, सिंधु सरस्वती शत्रुदी। उसके बाद याद करना है आपको वितस्ता। फिर 5वां याद करना है आपको विपाशा। 6वां याद करना है आपको परुशनी। उसके बाद 7वां याद करना है आपको असिकनी। ठीक है, तो ये जो है वो वैदिक कालीन नाम है। हमें वेदों के बारे में जब हम पढ़ते हैं और यहाँ पे जब हम आर्यों के बारे में पढ़ते हैं तो हमें जो नदियों के वैदिक कालीन नाम भी याद करने रहते हैं, क्योंकि वैदिक कालीन नाम से भी क्वेश्चन जो है वो अधिकतर पूछ दिया जाता है। तो आज मुझे एमसीक्यू करवाना है, लेकिन मैं नॉर्मल से आज वैदिक सभ्यता का परिचय आपको दे रही हूँ। तो इसी तरह मैं ना थ्योरी प्लस एमसीक्यू जो है वो दोनों कवर करवाते हुए चलूंगी, तो आपको ध्यान देना है ना। तो मैंने क्या कहा, S³ मतलब सिंधु, फिर एक S मतलब होता है आपका सरस्वती, फिर जो S है उसका मतलब होगा शत्रुदी। मतलब सिंधु को आज हम सिंधु नदी बोलते हैं। ठीक, उसके अलावा सरस्वती नदी जो कि वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है। अब शत्रुदी को हम लोग बोलते हैं सतलज। शत्रुदी जो कि वैदिक कालीन नाम है
शत्रुदी को बोलते हैं हम लोग सतलज, वितस्ता को बोलते हैं हम लोग झेलम, ठीक है, और विपाशा को बोलते हैं हम व्यास, परुष्णी को बोलते हैं हम रावी, और अस्किनी को बोलते हैं चिनाब। आपको पता है ना, परुष्णी और रावी है ना, नदी के तट पर ही दशराग युद्ध का वर्णन हमें देखने को मिलता है। किसमें लिखा गया है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में हमें दशराग युद्ध के बारे में वर्णन जो है वो मिलता है, ठीक है। तो ये थी आपके आर्यों की एक सामान्य परिचय। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को ना ऋग्वेद के बारे में बता देती हूँ, यानी कि ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर एमसीक्यू जो है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, सभी को बात जो है वो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक, चलो जल्दी से कमेंट करते जाओ, बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है जी? ठीक, तो ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल जिसको हम लोग प्रारंभिक आर्यों का काल या पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं। प्रारंभिक आर्यों का काल या पूर्व वैदिक काल भी हम कहते हैं, ठीक है। और इस काल की जो जानकारी है हमें ऋग्वेद से मिली है। कौन से वेद से मिली है? ऋग्वेद से मिली है, ठीक है। आप जानते हैं कि हमारे कितने वेद होते हैं? हमारे 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वैदिक काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिली है, इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा ऋग्वेद के बारे में समझाती हूँ, ठीक है। ये जो ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद इसमें मंत्रों के उच्चारण करने वालों को होत्री कहा जाता है, ठीक है। और इसमें कई सारे मंत्रों का वर्णन है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएं हैं, ठीक है। आपको ये याद करना है। मेन मंडलों के बारे में क्वेश्चन जो है अधिकतर पूछा जाता है, इसलिए उन्हीं मंडलों को सबसे पहले आपको याद करना है। इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया है। चौथे मंडल में कृषि के बारे में बताया गया है। 7वें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन है। 9वें मंडल में सोम देवता के बारे में बताया गया है। सोम देवता जो थे वो वनस्पतियों के देवता थे, ठीक है। और कभी कभी ये भी हम पढ़ते पढ़ते ये भी पढ़ लेते हैं कि आर्य जो है वो सोम रस पीते थे। तो सोम रस का मतलब ये नहीं है कि वो कोई मदिरा पीते थे। सोम रस का मतलब होता है वनस्पतियों से जो रस निकलता है ना, उसे हम लोग सोम रस कह देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप करेला का जूस पी लिए, या करेला पौधे का है ना रस निकाल के पी लिए, या कोई चिरायता नामक एक औषधि होती है उसका रस निकाल के पी लिए, तो वो हो जाएगा सोम रस, ठीक है। तो आर्य जो है वो सोम रस भी ग्रहण किया करते थे। अब 10वां मंडल आपका बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोग पुरुष सूक्त कहते हैं। और इसी पुरुष सूक्त में हमें 4 वर्णों के बारे में जानकारी मिलती है, जिसे हम लोग वर्ण व्यवस्था के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस दौरान हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था के बारे में भी जानकारी मिलती है,
जिसे हम लोग है ना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था की जानकारी हमें ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलती है, ऐसा कभी क्वेश्चन आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ण व्यवस्था की जो जानकारी है हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसकी जानकारी जो है वो मिलती है। ठीक, चलिए तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं 10वें मंडल के बारे में। तो 10वां मंडल, ठीक है, तो पहला है आपका ब्राह्मण, दूसरा है आपका क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा है शूद्र। इसको आप लोग ऐसे याद करोगे, है ना। मान लो हम एक डायग्राम बना लेते हैं, हंसना नहीं है, डायग्राम को देख के बस समझने के लिए इसको आप लोग याद करेंगे। ये है परम पुरुष, परम पुरुष है ना, हाथ बना लेते हैं इधर भी। ठीक, परम पुरुष के मुख से, उसमें लिखा गया है ना, ऋग्वेद में लिखा गया है, परम पुरुष के मुख से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है। परम पुरुष के मुख से किसकी उत्पत्ति हुई है? ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है। भुजा से, यहाँ पे भुजा है ना, भुजा से जो है वो क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि क्षत्रिय क्या होता है? बलवान होता है ना, इसलिए भुजा से किसकी उत्पत्ति हुई है भाई? क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है। और ये जो है आपका जंघा, ये जो है जंघा, जंघा से वैश्य की उत्पत्ति हुई है, और पैरों से जो है वो शूद्र की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, पैरों से किसकी उत्पत्ति हुई है? शूद्र की। ठीक, वैश्य मतलब होता है आपका व्यापारी, इसे गलत नहीं समझना है। वैश्य मतलब क्या होता है? व्यापारी। ठीक है, शूद्र जो होता था वो चारों वर्णों की सेवा करने का कार्य करता था। ठीक है, शूद्र क्या करता था? चारों वर्णों की सेवा करने का कार्य वो करता था। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का जिक्र है, जिसे हम लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के नाम से जानते हैं। ऋग्वैदिक कालीन जो जनजीवन था ना, बहुत ही ज्यादा अच्छा था। ऋग्वैदिक काल में क्या होता था ना कि ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल में आर्य जो थे वो पशुपालक थे और कबीलाई जीवन जीते थे। ठीक है, कबीलाई जीवन जीते थे मतलब वो हमेशा एक जगह पर नहीं रहते थे, वो यहाँ से वहां से यहाँ से भटकते रहते थे। क्यों भटकते रहते थे भाई? चारागाह की तलाश में भटकते रहते थे। और आर्य जो है इनकी प्रिय पशु, मतलब गाय जो है इनकी प्रिय पशु थी। ठीक है, गाय जो है आर्यों की प्रिय पशु थी, प्रिय पशु। ठीक है, और गाय के लिए एक शब्द यूज किया गया है और उस शब्द का नाम है अघन्या। और अघन्या का मतलब होता है ना मारे जाने योग्य पशु, ना मारे जाने योग्य पशु। अघन्या का मतलब क्या होता है? ना मारे जाने योग्य पशु कहा गया है। ठीक है, और ये जो ऋग्वैदिक कालीन जो आर्य होते थे ना, है ना, चारागाह की तलाश के लिए यहाँ वहां भटकते थे, फिर अलग अलग जगह कबीला बनाकर रहने लगते थे। इनके जीवन में अभी स्थायित्व नहीं आया है, अभी आर्य जो है वो कृषि कार्य करना भी स्टार्ट नहीं किए हैं। ठीक है, तो करते थे भाई कृषि कार्य थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए, लेकिन एकदम से ज्यादा इनका प्राथमिक व्यवसाय जो है कृषि नहीं था। तो ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का प्राथमिक व्यवसाय क्या था, ऐसा कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इनका जो प्राथमिक व्यवसाय था वो था पशुपालन।
ये पशुपालन पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देते थे। ठीक है, जैसे 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 हम उत्तर वैदिक काल की तरफ आगे बढ़ते हैं, इनका जो प्राथमिक व्यवसाय हो जाएगा कृषि। अभी इनकी प्राथमिक व्यवसाय क्या है? पशुपालन है। ठीक है, अब आपको याद रखना है, ये गायों को बहुत ही ज्यादा प्रिय मानते थे और गायों के लिए युद्ध भी लड़े जाते थे। ठीक है, गायों के लिए क्या लड़े जाते थे? युद्ध भी लड़े जाते थे। अब मैं थोड़ा सा इनकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बता देती हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके ओके, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। ठीक, चलो तो ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था को थोड़ा सा देख लेते हैं। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था, तो इनकी प्रशासनिक व्यवस्था का क्रम लिखेंगे। कुल, ग्राम, विश, उसके बाद लिखेंगे जन। ये जो कुल है ना, कुल मतलब क्या? रक्त संबंध की अगर हम बात करेंगे, सभी व्यक्तियों का अपना अपना एक कुल होता है। ठीक है, आपका भी कुल होगा, आप जिस कुल में जन्मे होंगे, मतलब आपका रक्त संबंध है ना, तो रक्त संबंध ऐसे करके याद रखेंगे। ठीक है, और कुल का मुखिया होगा कुलप। यह जो है वो सबसे छोटी इकाई है। ऋग्वैदिक कालीन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है, क्या होगी? ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की सबसे छोटी इकाई होगी कुल। ठीक है, कुल मतलब आप एक परिवार को ले सकते हैं, एक परिवार को ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे ग्राम की ओर, तो परिवार प्लस परिवार प्लस परिवार, कई परिवार, यानी कि कई कुल मिलकर आपस में क्या बनाएंगे? ग्राम बनाएंगे। कई कुल मिलकर आपस में क्या बना लेंगे जी? ग्राम बनाएंगे। एक गांव में सिर्फ आप ही का फैमिली रहता है क्या? नहीं रहता, उसमें तो कई सारे परिवारों के समूह रहते हैं ना गांव में। ओके, क्या हो गया? हंसी क्यों आ रही है आप लोगों को? ठीक है, क्या क्या चल रहा है जी? पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो अभी आप लोग। ठीक है, तो कई सारे जो परिवार मिलते हैं तब गांव का निर्माण जो है वो होता है। तो एक ग्राम में कई सारे है ना लोगों के परिवार जो है वो रहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और विश क्या होता है? विश कई सारे ग्राम मिलकर विश का निर्माण करते हैं। कई सारे ग्राम मिलकर विश का निर्माण करते हैं और कई सारे विश मिलकर जन का निर्माण करते हैं। कई सारे विश मिलकर जन का निर्माण करते हैं। चलो अब इनके प्रमुख को हम लोग देख लेते हैं। कुल का मुखिया कुलप। ठीक है, कुल का मुखिया कुलप। ग्राम का प्रधान ग्रामिणी। ग्राम का जो प्रधान है वो हो जाएंगे आपके ग्रामिणी। विश का प्रधान विशपति और जन का प्रधान जो है वो जनपति, या इसी को राजन कहा जाता था। तो आपको याद रखना है ये ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था थी, जिसमें परिवार जो कि सबसे छोटी इकाई थी और सबसे बड़ी इकाई जो थी ऋग्वैदिक काल में वो हुआ करती थी जन।
ठीक है। तो इस तरह से इनकी प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो चलती थी ऋग वैदिक काल में। तो कुल, ग्राम, विश्व और जन, ठीक है, तो ये इनकी क्या थी, प्रशासनिक व्यवस्था थी, आपको ध्यान देना है। अब ये भी ध्यान देना है कि ऋग वैदिक काल में राजा का चुनाव कैसे होता था। ऋग वैदिक काल में, चलो हमने प्रशासनिक व्यवस्था तो देखा, लेकिन हमें तो ये भी समझना पड़ेगा ना कि ऋग वैदिक काल में राजा का चुनाव कैसे हो रहा है। तो राजा के चुनाव करने के लिए एक संगठन थी जिसे हम लोग जनतांत्रिक संगठन के नाम से जानते हैं। तो ऋग वैदिक काल में राजा का चुनाव कैसे होता था। ऋग वैदिक काल में राजा का चुनाव कैसे होता था। तो राजा का चुनाव करने के लिए एक संगठन थी, जनतांत्रिक संगठन। जनतांत्रिक संगठन में आपके सभा, समिति और विदत आते थे। तो इसमें जो समिति थी ना, ये जो समिति थी ये आम लोगों का या सामान्य लोगों का प्रतिनिधित्व करती थी। समिति क्या करती थी जी, ये आम लोगों का, सामान्य लोगों का प्रतिनिधित्व करती थी। और यही समिति जो है वो राजा का चुनाव करती थी। यही समिति क्या करती थी, राजा का चुनाव करती थी, ठीक है। अब यहाँ पे ना राजा के पास, चलो लिखते नहीं हो, मैं बता देती हूँ, यहाँ पे राजा के पास प्रॉपर अधिकार नहीं थे, डिसीजन लेने के अधिकार नहीं थे। समिति से राजा को परमिशन लेना पड़ता था, ठीक है, क्या मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ठीक है। तो समिति हाँ बोलेगी तो राजा को जो है वो कार्य करना पड़ेगा। समिति चाहे तो राजा को उसके पद पर बरकरार रख सकती थी, या राजा अच्छा काम नहीं कर रहा है तो उसे जो है वो पद से हटा सकती थी। समिति के पास ये पावर्स थे, ठीक है। राजा के पास डिसीजन लेने की कोई शक्ति नहीं थी यहाँ पे, ठीक है। और ये जो आपकी सभा थी ना, सभा क्या थी, सभा श्रेष्ठ एवं सम्भ्रात लोगों की संस्था थी। श्रेष्ठ एवं सम्भ्रात मतलब विद्वान, सम्भ्रात विद्वान लोगों की संस्था थी। तो सभा क्या थी, सभा जो थी श्रेष्ठ एवं विद्वान लोगों की संस्था थी, जिसमें महत्वपूर्ण डिसीजन पर निर्णय लिए जाते थे, सीधी सी बात। उसके अलावा विदत की अगर मैं बात करती हूँ, विदत, विदत ना यहाँ की प्राचीन संस्था थी, प्राचीन संस्था थी। इसमें क्या होता था, उपज का बंटवारा और युद्ध से लूटे गए माल का बंटवारा, उपज का बंटवारा और युद्ध से लूटे गए माल के बंटवारे के बारे में चर्चा होती थी, ठीक है। तो ये था आपका ऋग वैदिक कालीन जनतांत्रिक संगठन, जिसमें आपकी सभा, समिति और विदत आते हैं। और राजा के सहायता के लिए कुछ अधिकारी भी नियुक्त किए गए थे, ठीक है। जैसे कि राजा जो है वो युद्ध में जाएंगे, ठीक, तो राजा जो है युद्ध में जाएंगे तो राजा की सहायता के लिए कुछ अधिकारी नियुक्त किए गए थे, जिसे हम लोग पूरव, स्पर्श और पुरोहित के नाम से जानते थे। ये ऐसे अधिकारी थे जो युद्ध में राजा की सहायता करते थे, और ये तीनों को मिलाकर रत्नीन कहा जाता था, ठीक है। तीनों को मिलाकर रत्नीन कहा जाता था। ये राजा की सहायता करते थे। लेकिन ऋग वैदिक काल में राजा की स्थिति ऐसी है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग उत्तर वैदिक काल की तरफ आगे बढ़ेंगे ना,
राजा की शक्तियों में अपार वृद्धि होगी, राजा अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगेगा। ठीक है, अभी इनकी शक्तियों में वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन आगे चल के व्यापार भी बढ़ेगी। ठीक है, कृषि का विस्तार अत्यधिक होगा, कृषि कार्य जो है वो अत्यधिक मात्रा में होने लगेंगे, जिससे अधिशेष कृषि होगी। अधिशेष कृषि मतलब ये होता है कि आवश्यकता से ज्यादा कृषि होगी, तो ऑब्वियस सी बात है व्यापार भी बढ़ने लगेंगे। तो ये सारे है ना प्रक्रियाएं जो है आपको देखने को मिलेगी। ओके ठीक, एक बार और बता देते हैं। ओके ओके जी ओके ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि ऋग्वैदिक काल में राजा का चुनाव कैसे होता था। तो यहाँ पे ऋग्वैदिक काल में हमें एक जनतांत्रिक संगठन देखने को मिलती थी, जिसे हम लोग कहते हैं सभा, समिति और विदत। इसमें जो समिति थी, हालांकि सभी जो है वो है ना समिति के ही अंग है, सभा भी समिति का अंग है, विदत भी समिति का अंग है, और समिति तो है ही। ठीक है, क्योंकि समिति क्या है जी, आम लोग हैं, जैसे हम सामान्य लोग हैं ना, हम जैसे कि किसी भी पॉलिटिकल लीडर का चुनाव करते हैं तो उसमें वोट डालने के लिए जाते हैं, तो वैसे ही वहां पर सामान्य लोग थे, जिसमें जो सबसे विद्वान लोग होते हैं, जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्ग हो गए तो उनको विद्वान बना दिया जाता था, वो सभा के हिस्से हो गए। और विदत मतलब एक प्राचीन संस्था थी, मतलब एक संस्था बना दिया गया था जिसमें महत्वपूर्ण, जैसे कि युद्ध में लूटे गए जो धन है और उपज का जो बंटवारा होता था, जैसे कि लोग कृषि कार्य करते थे तो उपज हो गया, उसको बांटने का काम जो है वो विदत नामक संस्था में करते थे। और ये जो समिति होती है, मतलब लोगों का जो समूह होता था ना, वही जो है वो राजा का चुनाव करते थे। यहाँ पर ना राजा को अधिकार नहीं था डिसीजन लेने का, समिति से परमिशन लेना पड़ता था। मतलब समिति ऐसी थी कि राजा को कंट्रोल करके रखती थी। यहाँ पर समिति राजा को कंट्रोल कर रही है, लेकिन जब हम लोग उत्तर वैदिक काल की तरफ आगे बढ़ेंगे ना, राजा की शक्ति में अपार वृद्धि होगी। ठीक है, उस दौरान राजा ऐसा नहीं है कि किसी से परमिशन लेगा, सिर्फ राजा की चलेगी। तो हमें ना ऋग्वैदिक कालीन जनजीवन और उत्तर वैदिक कालीन जनजीवन दोनों को डिफरेंशिएट करके पढ़ना पड़ता है, तभी हम जो है वो वैदिक सभ्यता को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, ओके ठीक। अब एक चीज और ध्यान देना, एक क्वेश्चन पूछा गया था वैदिक काल से संबंधित। क्या क्वेश्चन पूछा गया था? बलि के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि बलि क्या होती है। ठीक है, बलि के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि बलि क्या है। बलि क्या है? तो बलि ऐसा कर था कि यहाँ पर प्रजा जो है वो राजा को स्वेच्छा से देती थी। तो ऋग्वैदिक काल में प्रजा राजा को स्वेच्छा से जो कर देती थी, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बलि कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग ना थ्योरी पोर्शन यहीं तक रखते हैं। अब मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ। हालांकि ये एमसीक्यू क्लास था, लेकिन जो है मैं थोड़ा सा बता देती हूँ करके ये बता दी, लेकिन मैं आपको अभी तो रोज मंडेस में पढ़ाऊंगी ना, तो बीच बीच में मैं ऐसे ही आपको थ्योरी भी साथ साथ में करवाते हुए चलूंगी। तो चलिए फिर अब हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। ओके ठीक है, क्या हो गया जी? मैं कमेंट में उतना ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, तो थोड़ा सा आप लोग गलत मत समझिएगा, क्योंकि अभी हमें जल्दी से जल्दी पढ़ना पड़ेगा ना, तभी जो है आप लोग का जीएस पोर्शन जो है वो स्ट्रांग होगा। अब रोज मेरा है ना जीएस की क्लास होगी, जिसमें मैं इकोनॉमिक्स, संविधान, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के क्वेश्चन लेके आऊंगी। इवन छत्तीसगढ़ के भी उसमें एमसीक्यू रहेंगे। ठीक है, ओके चलो तो क्वेश्चन सॉल्व करें भाई। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन दिया था ये कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। तो चौंदड़ो भी एक हड़प्पा स्थल है हमारा, कोटदीजी भी हमारा हड़प्पा स्थल है, और देसलपुर भी हमारा हड़प्पा स्थल है। ठीक है, लेकिन आपको जो दिखाई दे रहा है सहगौरा जो है वो हड़प्पा स्थल नहीं है, हड़प्पा स्थल नहीं है। सहगौरा आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और ये जो सहगौरा है आपके मौर्यकालीन स्थल है, मौर्यकालीन स्थल है। सहगौरा से मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं।
कालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। बाकी आपके चौंदड़ो, कोडदीजी और देसलपुर जो है आपके सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल हैं। चौंदड़ो और कोडदीजी जो है आपके पाकिस्तान के प्रमुख सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड स्थल हैं, जबकि आपका देसलपुर जो है वो गुजरात में स्थित है। ठीक है, अब चलिए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका ये, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, इसमें धार्मिक तत्व उपस्थित थे पर वो वर्चस्वशाली नहीं थे। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र जो है वो बनाए जाते थे। ये सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है ना, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो है वो लिखे गए हैं। तो इसका आंसर आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं स्टेटमेंट नंबर 1 को? देखिए, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी। लौकिक सभ्यता मतलब ये होता है कि धर्म के प्रति ज्यादा झुकाव ना होना। इनका झुकाव क्या था? लौकिक सभ्यता थी। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि ये क्या थे? नगर नियोजन प्रणाली इनकी प्रमुख विशेषता थी। ये घर वर को बनाने में ज्यादा बिजी रहते थे। ठीक है, इनके पास उद्योग धंधे थे। जल निकासी प्रणाली, ठीक है, ये सारे कार्य में ध्यान देते थे। साथ ही साथ आभूषण बनाने, मृद भांड मतलब क्या जी? ठीक है, मिट्टी के बर्तन। उसके बाद कसेर जाति भी यहाँ रहती थी। कसेर जाति मतलब ये बर्तन बनाती थी। यहाँ पे क्या किया जाता था? तांबा प्लस टीन को मिलाकर कांसा बनाया जाता था। ठीक है, तांबा और टीन को मिलाकर जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता में कांसा बनाया जाता था, इसलिए हम इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बनाया जाता था, इसलिए हम इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। और इसमें जो टीन की मात्रा होती थी उसको कम की जाती थी। ठीक है, टीन की मात्रा को कम किया जाता था, तांबे की मात्रा को अधिक करके बनाई जाती थी। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, लगभग सभी बच्चों का आंसर जो है वो करेक्ट आ रहा है। वेरी गुड सभी को। ठीक है, तो ध्यान दो, यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी। लौकिक मतलब क्या होता है कि किसी चीज को बनाना, जैसे कि हम नगर नियोजन मतलब नगर को बहुत ही वर्चस्वशाली बनाने में लगे हुए हैं, तरह तरह के उद्योग स्थापित कर रहे हैं। ठीक है, जल निकासी प्रणाली स्थापित करें। लेकिन ठीक है, इनका जो झुकाव था वो धर्म की तरफ नहीं था कि हाँ भाई धर्म हावी है, सिंधु घाटी सभ्यता में धर्म हावी है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो धर्म था ना वो हावी नहीं था। ठीक है, हालांकि ऐसा भी नहीं है कि इन लोग धर्म को नहीं मानते रहे होंगे, ये मानते थे भाई, धार्मिक चीजों को मानते थे, लेकिन मंदिर वगैरह के प्रमाण हमें सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को नहीं मिला है। ठीक है, अब यहां से अगर मैं बात करूं तो ये जो है वो पशुपतिनाथ मातृ देवी की प्रतिमा, ठीक है, पीपल के डाल पर हमें ये पीपल का देवता देखने को मिला है। ठीक है, पीपल के डाल पर हमें पीपल का देवता देखने को मिला है। साथ ही साथ हमें स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। कई सारे है ना, हमें मातृ देवी की प्रतिमा जो है वो अलग अलग मोहरों पर देखने को मिली है। हालांकि धार्मिक चीजों को मानते थे, हमें मंदिर का प्रमाण यहाँ से नहीं मिला है, लेकिन एकदम से इन लोग धर्म की तरफ इनका झुकाव था या धर्म इन पर हावी हो गया था, ऐसा बिल्कुल भी बात नहीं थी। इसीलिए आप लोग यहाँ पर लिखेंगे कि यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, इसमें धार्मिक तत्व उपस्थित थे पर वर्चस्वशाली नहीं थे। मतलब एकदम से जो धर्म है वो समाज के ऊपर हावी नहीं था, इसलिए यह जो स्टेटमेंट लिखा है ना वो सही हो जाएगा। उसके अलावा उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, बिल्कुल बनाए जाते थे। ठीक है, इसीलिए यूनान के लोग इस क्षेत्र को सिंडन कहते थे। मतलब ये जो आपका
पश्चिमोत्तर भारत वाला क्षेत्र था जहां पे सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत सारा स्थल है, उस क्षेत्र को यूनानी लोग क्या कहते थे? सिंडन कहते थे। और कपास उत्पादन का प्रथम साक्ष्य जो हमें प्राप्त होता है वो हमें सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हैं, तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, इसी तरह में वैदिक सभ्यता हो गई, है ना, बहुत सारे जितने भी हमारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, है ना, इतिहास से संबंधित सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप लोगों को क्विक रिवीजन जो है मैं करवा दूंगी आपके एग्जाम तक। ठीक, और सिर्फ इतिहास ही नहीं, सभी सब्जेक्ट का क्विक रिवीजन होगा। ठीक, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? मेरे कहने का मतलब ये है, ये क्वेश्चन में कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हम देखते हैं ना सिंधु घाटी सभ्यता में इस प्रकार की मुहर पाई गई है, इसको हमने क्या कहा? मुहर कहा। मुहर कहा मतलब ये क्या हो गया? सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृति है ना जी। सिंधु घाटी सभ्यता की क्या है? ये कलाकृति है। मतलब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो है, ये जो जानवर आपको दिखाई दे हैं, ऐसा कौन सा जानवर है, ठीक है, जिसका निरूपण या जिसका अंकन इस मुहर में नहीं हुआ है। ठीक है, हालांकि गाय जो है वो पालतू पशु थी सिंधु घाटी सभ्यता की, लेकिन एक ऐसा मुहर है जिसमें जो है वो इतने सारे जानवर दिए गए हैं ना, उनका निरूपण जो है वो नहीं हुआ है। तो सबसे पहले ना मैं आपके डाउट को क्लियर करने के लिए उसका चित्र आपको दिखा देती हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, वो चित्र कौन सा है भाई, दिखा देते हैं आपको ताकि आपके दिमाग में वो अच्छे से सेट हो जाए। ये चित्र, ये जो चित्र है ना, ये पशुपतिनाथ की मुहर है। और ये जो पशुपतिनाथ की मुहर है ना, जो कि सेल खड़ी से बनी हुई है। सेल खड़ी मतलब क्या होता है? मृदु पत्थर, भंगुर पत्थर, इससे बना हुआ है आपका पशुपतिनाथ की मुहर। और ये जो पशुपतिनाथ है ना, आपको कहाँ से मिला है? आपको मोहनजोदाड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो मतलब क्या होता है? मृतकों का टीला, जिसका उत्खनन 1922 में, है ना, किसने किया है जी? राखलदास बनर्जी ने किया है, जो कि सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, तो वहीं से हमें किसकी मुहर मिली है? पशुपतिनाथ, ये देख सकते हैं आप। ठीक, तो इसी पशुपतिनाथ से रिलेटेड जो है वो कई बार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमें इस तस्वीर को समझना जो है वो अत्यंत आवश्यक है। देख सकते हो कि, लेकिन ये ऊपर में आपको जो लिपि दिखाई दे रहा है ना, यही है भाव चित्रात्मक लिपि। एक ऐसी लिपि है जिसे आज तक जो है वो पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, आज भी ये जो लिपि है रहस्यमयी बनी हुई है। आज हम मॉडर्नाइजेशन के युग में प्रवेश कर चुके हैं, हम कहां से कहां नहीं पहुंच चुके हैं। ठीक है, रॉकेट साइंस से लेके हम लोग बहुत ज्यादा इधर एआई तक पहुंच चुके हैं, लेकिन हम इस लिपि को नहीं पहचान पाए हैं। हमारी सबसे बड़ी कमी है। अगर हम इस लिपि को पहचान पाते तो हमें सिंधु घाटी सभ्यता के रहस्यों से, है ना, और भी बहुत ज्यादा अवगत हो पाते, लेकिन हम समझ पाए क्या? नहीं समझ पाए हैं भाई। ठीक, अब यहाँ पे देख सकते हो ऊपर क्या है? त्रिशूल जैसा चिन्ह वाला मुकुट है। अब दाहिनी ओर ये जो पशु है, ये पशु क्या है? बाघ है। और ये जो पशु है वो हाथी है। इनके जो मुहर है उसमें कौन कौन से पशु अंकित है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार से पूछा गया है। ओके ओके, ठीक। और इधर जो दिखाई दे रहा है ना, ये भैंसा है, और ये जो दिखाई दे रहा है ये गैंडा है। तो इनके तस्वीर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे 2 हिरन हैं, लेकिन हमें ये जो तस्वीर है ना पशुपतिनाथ की, इसमें गाय के बारे में अंकन देखने को मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। तो वही क्वेश्चन वहां पे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृति है जिसमें से जितने पशु दिए गए हैं उसका अंकन नहीं है। तो इसमें गाय का अंकन नहीं है, इसलिए हमारा आंसर जो है वो गाय हो जाएगा। ओके, तो कुछ भी दिक्कतें होंगी तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी और बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ते जाएंगे और याद करेंगे इसी क्लास में। सभी क्वेश्चन आपके जीएस सेक्शन से आपके एग्जाम में बनने चाहिए, इस टाइप से हम लोग मेहनत करेंगे। ठीक है, ओके।
चलो, अब मुहर क्या होती है, कैसे कैसे मुहर मिले हैं हमें। ये आपकी मुहर होती है। अब इसको भी आपको पहचानना है ना। ये वाला पशु हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मिला है। ये जो पशु आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पशु हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मिला है, जिसे हम लोग यूनिकॉर्न कहते हैं, यूनिकॉर्न। और ये जो पशु है ना, ये अधिकतर हमें सिंधु घाटी सभ्यता के अलग अलग स्थानों से, कई सारे मुहरों में हमें इस प्रकार की तस्वीर जो है देखने को मिली है, जिसे हम लोग एक सींग वाला गैंडा कहते हैं, एक सींग वाला गैंडा कहते हैं, या इसी को श्रृंग पशु कहा गया है। ठीक है, इसी को एक सींग वाला गेंडा या क्या कहा गया है, श्रृंग पशु कहा गया है। ओके, फिर उसके अलावा आपको ये जो दिखाई दे रहा होगा, ये जो सांड आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है जी, सांड दिखाई दे रही है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे, है ना, प्रिय पशु है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, बोलना चाहिए प्रिय पशु। और इसका नाम है कुबड़ वाला सांड, कुबड़ वाला सांड, याद रखना है सभी को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, ओके, पिंक कलर यूज नहीं करेंगे, आपकी बात मानेंगे। ठीक, तो यूनिकॉर्न है, ये सिंधु घाटी सभ्यता के अनेक सारे स्थलों में हमें ये मुहर मिले हैं। मुहर मतलब ये जो इस प्रकार के कई सारे ऐसे स्क्वायर शेप में, गोलाकार शेप में अलग अलग स्थानों से मुहर जो है मिले हुए। मुहर मतलब ठप्पा, जैसे आज हम लोग सील लगाते हैं ना, उसी टाइप से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापारी थे जी। ठीक है, उन लोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार करते थे, तो अपने सामानों पर उन्हें ठप्पा लगाने के लिए सील की जरूरत पड़ती थी। इसलिए कई सारे जो हमें सील मिले हैं ना, तो कई सील जो है वो मिट्टी के थे और कई सील जो है वो धातु के हुआ करते थे। ओके, चलो ठीक है, हट जाती हूँ, ले लो भाई स्क्रीनशॉट। हालांकि मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी आप लोगों को, ले सकते हैं आप। ठीक, और सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कुछ नए क्वेश्चन भी आपके पास होंगे ना, तो आप लोग हमारे जो नंबर, जो दिए गए नंबर दिया जाता है ना, जो लिखा रहता है साध्य पीएससी एकेडमी का नंबर है, उसमें आप लोग जो है वो सेंड कर सकते हैं। ठीक, ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले एक और क्वेश्चन था जी, ये क्वेश्चन, ये इसका तो आंसर मैंने बताई थी ना। इसका आंसर हो जाएगा आपका गाय। गाय जो है उस पशुपतिनाथ के मुहर में हमें गाय का अंकन देखने को नहीं मिलता। पशुपतिनाथ की मुहर में हमें गाय का अंकन जो है वो देखने को नहीं मिलता। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का चित्रण है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्यान से पढ़िए। मैंने कहा निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे क्या? नहीं होते थे। उनके कोई भी मंदिर या महल के प्रमाण हमें नहीं मिले हैं। नहीं मिले हैं, ठीक है। लेकिन भाई उनके बड़े बड़े ईंटों से निर्मित घर होते थे, महल वहल नहीं होते थे। हालांकि घर जो है वो 1 मंजिला या 2 मंजिला भी हुआ करती थी, ये तो बात सही है, ठीक।
उसके अलावा देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये बात सही है। देवी देवता दोनों की पूजा करते थे। हमने देखा पशुपतिनाथ प्लस मातृ देवी, ये दोनों की पूजा जो है वो सिंधुवासी करते थे। पशुपतिनाथ और मातृ देवी ये दोनों की पूजा करते थे, ये तो सही बात है। ठीक, ये बिल्कुल सही है। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, तो ये बात गलत है। रथ के बारे में हमें कोई प्रमाण नहीं मिला है। रथ के बारे में हमें कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे घोड़ों की हड्डी की बात करूं, घोड़े के हड्डी का प्रमाण, घोड़े की हड्डी का साक्ष्य हमें सूतकोटदा, ठीक है, सूतकोटदा गुजरात से मिला है। घोड़े के हड्डी का जो प्रमाण है हमें सूतकोटदा गुजरात से मिला है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा केवल 2 बस सही हो जाएगा, बाकी जो आपके 1 और 3 जो है वो रॉन्ग हो जाएंगे। अब मैं आपको ना 3 स्थल के नाम लिखवाती हूँ, उसमें आपको ना डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, मतलब समझना पड़ेगा कि वो कौन कौन से स्थल हैं। कभी कभी हमारे दिमाग में उस स्थल को लेके काफी ज्यादा कंफ्यूजन जो है वो आता है। अब इसके बाद आपके दिमाग में उसको लेके कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक। तो एक स्थल है आपका सूतकोटदा, सूतकोटदा। ये जो सूतकोटदा है ना आपके गुजरात में स्थित है, जहां से हमें घोड़े के हड्डियों का साक्ष्य मिला है। उसके अलावा मैं बात करूंगी सूतकांगेडोर। सूतकांगेडोर ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है, और सूतकांगेडोर जो है आपके पाकिस्तान में है। सूतकांगेडोर कहां पर स्थित है? पाकिस्तान में है। उसके अलावा सुतका कोह, सुतका कोह ये भी आपके पाकिस्तान में ही है। तो बच्चों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है, सूतकोटदा, सूतकांगेडोर और सुतका कोह क्या सेम है? ये तीनों स्थल जो हैं वो अलग अलग हैं, तो ध्यान देना है आप सभी बच्चों को। चलिए फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर बी, ठीक। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? ये देख सकते हैं आर.डी. बनर्जी, एन.के. दीक्षित और एम.एस. वत्स। उसके अलावा आपको दिख रहा है वी.ए. स्मिथ। हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा वी.ए. स्मिथ आंसर होगा। क्यों होगा? वी.ए. स्मिथ ब्रिटेन के साहित्यकार थे, सॉरी इतिहासकार जी। साथ ही वो कुछ साहित्य की भी रचना करते थे। ठीक है। उसके अलावा जो इंडियन थे आर.डी. बनर्जी, एन.के. दीक्षित और इनका पूरा नाम है माधव स्वरूप वत्स। इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन में, ऊपर के जो 3 है ना, इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन में योगदान दिया है। सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन में योगदान दिया है। सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन में योगदान दिया है। और इन्होंने द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जो है वो लिखी है। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ पे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। ठीक है, देवों की पूजा प्रार्थना एवं यज्ञ कर्म कांडों के द्वारा की जाती थी। देवताओं को शक्तिशाली निरूपित किया गया है जिन्हें यज्ञ अनुष्ठानों के माध्यम से मनुष्यों के संसार में हस्तक्षेप करने हेतु प्रेरित किया जा सकता है। ये स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। ऐसा माना जाता था कि जो अर्पण अग्नि द्वारा उपभुक्त होता था वह देवताओं द्वारा ग्रहण किया जाता है और यह मंदिरों में संपन्न किए जाते थे। तो हमें ना स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ऋग्वेद से संबंधित यानी कि ऋग्वेदिक काल से संबंधित एमसीक्यू है। देवों की पूजा प्रार्थना एवं यज्ञ कर्म कांडों के द्वारा की जाती थी, इसमें सही नहीं है पूछा है, तो ये जो है बिल्कुल की जाती थी। ध्यान से अभी समझाऊंगी, ठीक है, एक बार देख लो। देवताओं को शक्तिशाली निरूपित किया गया है जिन्हें यज्ञ अनुष्ठानों के माध्यम से मनुष्यों के संसार में हस्तक्षेप हेतु प्रेरित किया जा सकता है। ऐसा माना जाता था कि जो अर्पण अग्नि द्वारा उपभुक्त होता है वह देवताओं द्वारा ग्रहण कर लिया जाता था और यज्ञ मंदिरों में संपन्न किए जाते थे। इसमें से कौन सा आंसर जो है आपका गलत होगा? तो लगभग सभी बच्चों का आंसर जो है वो सही आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखना है आप लोगों को, तो ये सही नहीं है बोल रहा है, तो सही नहीं है आपका डी। अब समझाती हूँ। देखो भाई, जो ऋग्वैदिक कालीन आर्य थे वो क्या करते थे? यज्ञ करते थे, यज्ञ विधियों पर ध्यान देते थे, तरह तरह के मंत्र विधियों का उपयोग करते थे। ठीक है, और यज्ञ करते थे, यज्ञ के द्वारा वो भगवान को इम्प्रेस करने की कोशिश करते थे। और वो जो है वो आर्य क्या थे? बहुदेववाद थे। वो तरह तरह के देवताओं को मानते थे, जैसे कि युद्ध के देवता, वर्षा के देवता, जल के देवता, ठीक है, वनस्पति के देवता, ठीक है, और जो सूर्य की एक रोशनी आती है जिसे हम लोग सुबह सुबह देखते हैं वो सविता है, जिसको हम लोग सावित्री भी बोलते हैं, उसकी पूजा। मतलब प्रकृति के भिन्न भिन्न रूपों को अलग अलग देवता मानकर पूजा करते थे और उनको यज्ञों के माध्यम से अपना संदेश भेजते थे। उनको ऐसा लगता था कि यही हमारे भगवान है और हमारी समस्याओं को यही हल कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 हमारा करेक्ट है। देवताओं को शक्तिशाली निरूपित किया गया है और जिन्हें यज्ञ अनुष्ठानों के माध्यम से मनुष्य के संसार में हस्तक्षेप हेतु प्रेरित किया है। ठीक है, इन लोग क्या समझते थे कि हाँ, देवताओं के पास असीम शक्ति है। ठीक है, हमें अनुष्ठानों के माध्यम से देवताओं को इम्प्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी समस्याएं हैं वो केवल देवता ही हर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम ये सारे कार्य नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में बहुत संकट आ सकता है, इसलिए उन लोग यज्ञ विधि का सहारा लेते थे। ठीक है, तो ये भी हमारा सही है। अब उसके अलावा ऐसा माना जाता था कि जो अर्पण अग्नि द्वारा उपभुक्त होता है वह देवताओं द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो यहां पर बताया गया है कि मनुष्य एवं देवताओं के बीच मध्यस्थ की भूमिका, ठीक है, मनुष्य एवं देवताओं के बीच मध्यस्थ की भूमिका जो निभाता था वो था अग्नि। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि हम अग्नि में, है ना, कुछ भी चीज को अर्पित करते हैं, जैसे कि यज्ञ में स्वाहा 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 करके आप लोग आहुति डालते हो, तो वो जो आहुति है ना, अग्नि जो है वो, अग्निदेव जी जो है वो देवताओं तक पहुंचाते हैं। तो इसलिए ना अग्निदेव को दूत कहा गया है कि जो हमारा संदेश है ना, हमारी जो प्रॉब्लम है, हमें जो दिक्कतें हो रही है, तो हमारे संदेश को अग्निदेव तक पहुंचाने का जो कार्य करेंगे, ठीक है, मतलब अग्निदेव देवताओं तक पहुंचाने का कार्य करेंगे, अग्नि ही पहुंचाते हैं। ठीक है, हमारी जो पीड़ा है, हमारी संदेश है, उसको देवताओं तक अग्निदेव ही पहुंचाएंगे। इसलिए अग्निदेव को मनुष्य एवं देवताओं के बीच का मध्यस्थ कहा गया है। जब आप लोग बुक पढ़ते हैं ना तो आप देखे भी होंगे इस चीज को। ठीक है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। और यज्ञ मंदिरों में संपन्न होते थे? नहीं होते थे। यज्ञ जो है वो खुले जगह पर, खुले वातावरण में किया जाता था। ठीक, अब मैं एक चीज और बताती हूँ। ऋग्वैदिक काल में क्या होता था कि जो स्त्रियां हैं, ठीक है, स्त्रियों को काफी सम्मानजनक पद प्राप्त होते थे। ऋग्वैदिक काल में जो स्त्रियां होती थी ना, वो पढ़ लिख सकती थी। ठीक है, पढ़ लिख सकती थी। अपने पति के साथ स्त्रियां जो है वो यज्ञ कार्य में भाग ले सकती थी। इसलिए हमें ऋग्वैदिक काल में, चलो इसको लिख के बता देते हैं। ऋग्वैदिक काल के यज्ञ विधि के बारे में हम देखते हैं।
ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन। ठीक, तो क्या होता था ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग ले सकती थी। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग ले सकती थी और हमें अनेक सारे विदुषी स्त्रियों का वर्णन देखने को मिलता है ऋग्वैदिक काल में। अनेक सारी विदुषी महिलाएं थी। ऋग्वैदिक काल में हमें अनेक सारे विदुषी महिलाएं देखने को मिलती है, जैसे कि लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्ववारा। लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्ववारा जैसे कई सारी विदुषी। विदुषी मतलब ये नहीं है कि वो जो है वो जहर पीती थी, ठीक है, याद रखना है। विदुषी मतलब ऐसा नहीं है कि वो जहर पीती थी। विदुषी मतलब ऐसी महिला थी जो बहुत ज्यादा विद्वान थी, ठीक है, जो कि पढ़ी लिखी होती थी। ऋग्वैदिक काल में ना महिलाओं को पढ़ने की छूट मिलती थी। ऋग्वैदिक काल में महिला पढ़ लिख सकती थी और अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग ले सकती थी। ऋग्वैदिक काल में महिला जो है वो पढ़ लिख सकती थी और अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग वो ले सकती थी। और इस काल की हमें कुछ महिलाएं देखने को मिलती है, जैसे कि लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, है ना, अपाला, विश्ववारा जैसे कई सारी विदुषी महिलाओं का वर्णन जो है हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और इस काल में एक और खासियत थी, महिला जो है पुनर्विवाह, महिला पुनर्विवाह कर सकती थी। बाल विवाह पर प्रतिबंध था। बाल विवाह जो है वो प्रतिबंधित थी। सती प्रथा भी प्रतिबंधित थी। मतलब ऋग्वैदिक कालीन अगर मैं महिलाओं की स्थिति की मैं बात करूं ना, तो ऋग्वैदिक कालीन जो महिला की स्थिति थी काफी ज्यादा अच्छी थी, है ना। उनको कोई तकलीफ नहीं है, वो पढ़ लिख सकती है, अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग ले सक रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था। वो आराम से शान से रहती थी। महिलाओं का काफी ज्यादा सम्मान होता था। लेकिन अगर हम उत्तर वैदिक काल की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो महिलाओं की स्थिति जो है वो बहुत ही ज्यादा बुरी हो जाएगी, ठीक है मैम। इसी काल में हाँ ठीक। तो देखो, ध्यान से देखो, बाल विवाह पर प्रतिबंध था। इस काल में महिलाओं को यथोचित सम्मान मिलता था। महिलाएं जो है वो पढ़ लिख सकती थी, है ना। अब आपको ध्यान देना है कि इस काल में महिलाओं का काफी सम्मान होता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग उत्तर वैदिक काल की तरफ आगे बढ़ेंगे ना, महिलाओं की स्थिति में भारी गिरावट आएंगे। और स्त्री की गिरी हुई स्थिति का वर्णन एक संहिता में हमें देखने को मिलता है, जिसे हम लोग मैत्रेयी संहिता के नाम से जानते हैं। स्त्री की सर्वाधिक
गिरी हुई स्थिति का वर्णन। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति का वर्णन हमें कौन सी संहिता में देखने को मिलता है? तो ये जो हमें देखने को मिलता है ये मैत्रेयनी संहिता में देखने को मिलता है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति का वर्णन हमें कौन से संहिता में देखने को मिलता है? मैत्रेयनी संहिता में देखने को मिलता है। तो इसी तरह मैं धीरे धीरे सभी चीजों को आप लोग को बताते हुए चलूंगी। ठीक है, बाद में महिलाओं की स्थिति में बहुत ही ज्यादा गिरावट आएगा। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ जाएगा। पता है, उत्तर वैदिक काल में जो ब्राह्मण है ना, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगेंगे, क्योंकि हर कार्य में उत्तर वैदिक काल एक ऐसा काल है कि हर काल में है ना, राजा जो है वो बार बार क्या करेगा? यज्ञ करवाएगा। राज्याभिषेक करवा रहे हैं तो यज्ञ करवाएगा, युद्ध कर रहे हैं तो यज्ञ करवाएगा। ठीक है, हर कार्य के लिए वो यज्ञ करवाएगा। और जो गृहस्थ दंपति थे वो भी हर कार्य के लिए ब्राह्मणों का सहारा लेंगे। ठीक है, इधर ऋषि यज्ञ करवा रहे हैं, भूत यज्ञ करवा रहे हैं। ठीक है, हर कार्य के लिए उन लोग किसका सहारा लेंगे भाई? ब्राह्मण का सहारा लेंगे, जिससे ब्राह्मणों को ये लगेगा कि हमारा ही वर्चस्व है इस समाज में, ब्राह्मण जो कहेगा वही सही है। मतलब ब्राह्मण जो है अपने आप को भगवान मानने लग गए थे। ठीक है, इस काल में फिर धीरे धीरे क्या होता है? धार्मिक पुनर्जागरण होता है। जब कोई धर्म समाज में हावी हो जाती है ना, तो उसको कम करने के लिए दूसरा नया धर्म आता है। इसलिए हम क्या पढ़ते हैं? जब ऋग्वैदिक काल के बाद हम उत्तर वैदिक काल पढ़ते हैं, और उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में एक नया अध्याय, एक नया चरण की शुरुआत होती है, जिसे हम लोग महाजनपद काल कहते हैं। और उसी दौरान जो है धार्मिक पुनर्जागरण होता है और अस्तित्व में आता है आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म। सभी को हम बारी बारी से सीक्वेंस में पढ़ते जाएंगे। सभी बातों को मैं आपको आराम से समझाते हुए चलूंगी। ठीक, ओके, चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, फिर आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। शाम हो रहा है, मुझे घर जाना पड़ेगा ना। ठीक है, चलो। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण ऋग्वेद के अनुसार धर्म के स्वरूप को वर्णित करते हैं? यहाँ पे देखो, ऋग्वेद के धर्म को प्रकृतिवादी बहुदेव कहा जा सकता है। ऋग्वेद के धर्म और ईरानी अवेस्ता के विचारों में आश्चर्यजनक समानताएं हैं। ऋग्वेदिक यज्ञ पुरोहित के जिसे यजमान कहा जाता था, घर में किए जाते थे। ध्यान से सुनना, ऋग्वेद के धर्म को प्रकृतिवादी बहुदेव कहा जा सकता है। बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि ऋग्वैदिक कालीन आर्य जो है वो अलग अलग है ना, प्रकृति के अलग अलग रूपों को मानकर उसकी पूजा करते थे। वर्षा के देवता, जल के देवता, वनस्पति के देवता। ठीक है, तो इसीलिए हम ऋग्वैदिक कालीन धर्म को प्रकृतिवादी बहुदेव कह सकते हैं। ऋग्वेद के धर्म और ईरानी अवेस्ता के विचारों में आश्चर्यजनक समानताएं हैं। बिल्कुल समानताएं हैं। हमने बोगाज कोई का एशिया माइनर अभिलेख पढ़ा होगा, जो कि ईरान क्षेत्र से मिला है, और वहां के कुछ देवताओं के नाम जो हैं हमारे वैदिक कालीन देवता से मैच खाते हैं। इसलिए हमने समानताएं स्टेटमेंट में लिखा है, वो तो करेक्ट ही है। आप लोग आंसर बता सकते हैं इसका। ठीक है, फिर उसके बाद वैदिक यज्ञ पुरोहित के जिसे यजमान कहा जाता है, घर में किए जाते हैं। ठीक, वैदिक यज्ञ पुरोहित के जिसे यजमान कहा जाता है, घर में किए जाते हैं। वैदिक यज्ञ में दो प्रकार के थे, जो गृहस्थ द्वारा किए जाते थे और जिनके लिए कर्मकांड के विशेषज्ञों की आवश्यकता होती थी। अब आप लोग मुझे इसका आंसर बता देंगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। देखो, वैदिक यज्ञ पुरोहित के जिसे यजमान कहा जाता है, देखो वैदिक यज्ञ जो करवाता है, वैदिक यज्ञ करवाने वाले को हम ब्राह्मण या ऋत्विक कहते हैं। ठीक है, और जो यज्ञ का आयोजन करता है, यज्ञ का आयोजन करता है, रुपये पैसे खर्च करता है, उसे हम लोग यजमान कहते हैं।
यज्ञ का आयोजन करेगा बढ़िया से, जैसे कि आप लोग यज्ञ का आयोजन करोगे, रुपये पैसे लगाओगे यज्ञ में, तो आप लोग यजमान होंगे। और जो वैदिक कार्य को संपन्न करवाएगा वो ब्राह्मण या ऋत्विक कहलाएगा। तो आपका स्टेटमेंट 3 जो है गलत है, ठीक है। स्टेटमेंट जो 3 है वो गलत लिखा गया है। वैदिक यज्ञ 2 प्रकार के थे, एक है गृहस्थ द्वारा किए जाते थे और जिनके लिए कर्मकांड के विशेषताओं की आवश्यकता होती थी, ये बिल्कुल सही है। वैदिक यज्ञ 2 प्रकार के थे, एक जो है वो घर में संपन्न होते थे और एक जो है वो खुली जगह पर संपन्न होते थे। यह बड़ी यज्ञ होती थी और ये जो घर में संपन्न होता था ये सामान्य यज्ञ होता था, जिसको आम घर के लोग ऐसी थोड़ा बहुत मंत्र वगैरह पढ़ के उसे अपने ही घर में कर लेते थे। और ये जो बड़ी भव्य यज्ञ होती थी जिसमें कई सारे मंत्रों को पढ़कर यज्ञ जो है वो किए जाते थे, कई सारे मंत्र उच्चारण के साथ यज्ञ जो है वो किए जाते थे। तो आपका चौथा स्टेटमेंट भी सही है। और यहाँ पे सही कौन कौन सा है? ऋग्वेद के धर्म को प्रकृतिवादी बहुदेव कहा जाता है, तो ये सही है। ऋग्वेद के धर्म और ईरानी अवेस्ता के विचारों में आश्चर्यजनक समानताएं हैं, यानी कि बोगाज कोई से जो हमें एशिया माइनर अभिलेख मिले हैं वहां की देवता में और हमारे ऋग्वैदिक कालीन देवता में समानता देखने को मिलती है, बिल्कुल सही है। वैदिक यज्ञ 2 प्रकार के थे, एक गृहस्थ द्वारा संपन्न किया जाता था और एक बड़ा भव्य यज्ञ होता था जो कि बाहर जगह में आयोजित जो है वो की जाती थी ऋषि मुनियों के द्वारा। ठीक, तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा डी, 1 2 4। ठीक है जी। तो चलिए फिर ऐसे ही मैं अच्छे और नए नए प्रश्न लेकर आते रहूंगी आप लोगों के लिए। अब मिलते हैं आप लोगों से मंडे की क्लास में, जिसमें सिर्फ हिस्ट्री नहीं रहेगा, हिस्ट्री भी रहेगी, ज्योग्राफी भी रहेगी, संविधान भी रहेगी, इकोनॉमिक्स भी रहेगी और छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो जो आपके सिलेबस में दिया गया है ना वो सारे जो जीएस के क्वेश्चन है उसको मैं शामिल करने का प्रयास करूंगी। ठीक है, तो चलिए सभी बच्चों को थैंक यू हमसे जुड़े रहने के लिए।